क्योंकि सारी की सारी दौलत जो है श्रमिक पैदा करता है, वर्कर पैदा करता है, प्रोडक्शन का जो वर्कर है वो सारी की सारी दौलत पैदा करता है। तो हमारे देश के जो पहले 10% लोग हैं वो हमारे देश की तकरीबन 80% दौलत पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि हर व्यक्ति को रोजगार होना चाहिए और हर व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। जहाँ जो हमारे देश का 60 करोड़ से ज़्यादा यूथ बेरोजगार है, जब उसके पास काम होगा तो कितनी हमारे देश में दौलत पैदा हो सकती है। तो इस तरह से सब व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है, अच्छी तनख्वाह दी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में रोजगार के विषय पर बातचीत करेंगे। रोजगार के ऊपर एक और नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बातचीत की थी कि हमारे लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जिस वजह से ये माना जाता है कि हमारे देश में बेरोजगारी है। हमने पिछली वीडियो में ये बातचीत की थी कि हमारे लोगों के बीच कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे कि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी है, हमारे लोगों में टैलेंट की कमी है इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी है, और हमारे देश में इतनी दौलत नहीं है कि हर एक व्यक्ति को रोज़गार दिया जा सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करना चाहता है उसको रोज़गार दिया जा सकता है। रोज़गार देना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। बस सवाल ये है कि इस रोज़गार के विषय को अच्छी तरह समझा जाए। हर रोज़ आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को सुनते हैं, लीडर्स को सुनते हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि हर व्यक्ति को रोज़गार होना चाहिए और हर व्यक्ति को रोज़गार दिया जा सकता है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो रोज़गार के मसले को पूरी तरह से समझ पाए हैं। लेकिन हम दो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से पूरे देश में इस विषय पर काम कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो इस वीडियो को आप 1 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। हम पूरे देश में भगत सिंह के नाम पर भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो, जिसके अनुसार हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को 18 से 58 साल के बीच जो काम करना चाहता है उसे रोज़गार की गारंटी हो, और ये कानून हमारी पार्लियामेंट में पास हो बनेगा। इसे हम कहते हैं भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंतर्गत हम डिमांड करते हैं कि जो तनख्वाह है कम से कम, जो अशिक्षित व्यक्ति है जो नया काम पर लगने वाला है उसे कम से कम 30,000 रुपये, जो अर्ध शिक्षित है उसे 35,000 रुपये, जो पूर्ण शिक्षित है उसे 45,000 रुपये, और जो हाईली स्किल्ड है जिसके पास डिग्रियां हैं, डिप्लोमे हैं, उसे कम से कम 60,000 रुपये प्रति महीना तनख्वाह की गारंटी होनी चाहिए। और दूसरी इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि काम का दिन या कार्य दिवस जो है 8 घंटे है उसे कम करके 6 घंटे कर देना चाहिए कानूनन, जिससे हमारे देश में 33% नया रोजगार पैदा होगा। अभी 8 के हिसाब से 3 शिफ्टों में काम होता है। अगर 6 घंटे काम का दिन हो तो इससे 4 शिफ्टों में काम होने लगेगा। जहां 30 करोड़ व्यक्ति काम करते हैं वहां 40 करोड़ व्यक्ति काम करने लगेंगे। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, मशीनीकरण बढ़ता है, रोबोट्स बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे काम कम होता जाता है। तो काम को सभी में बराबर बांटने के लिए काम दिन का या कार्य दिवस का जो समय है वो टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ कम होना चाहिए। कभी हम 10 घंटे 12 घंटे, हिस्ट्री में देखें तो 16 घंटे भी काम करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश में हम 8 घंटे का जो हम काम करने लगे, 8 घंटे का कानून बना। और लेकिन अभी हमें ज़रूरत है कि 8 घंटे से ये 6 घंटे कम का 6 घंटे हो कार्य दिवस, जिससे हमारे देश में 33% रोजगार बढ़ेगा और 2 घंटे हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए समय ज़्यादा मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दौलत है वो कैसे पैदा होती है, और अगर हम बनेगा में डिमांड करते हैं कि इतनी तनख्वाह हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए, तो कैसे हर व्यक्ति को तनख्वाह दी जा सकती है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो इस पर बातचीत करेंगे। तो दो तरीके हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को अच्छी तनख्वाह दी जा सकती है। पहली बात यह है कि जितना ज़्यादा रोज़गार होगा उतना ज़्यादा हमारे देश में पैसा ज़्यादा पैदा होगा, दौलत ज़्यादा पैदा होगी। क्योंकि जब व्यक्ति काम करता है तो कुछ ना कुछ वो चीज़ बनाता है, तो जिससे हमारे देश में दौलत बढ़ती है। तो आमतौर पर जो हमारा काम होता है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है।
एक होते हैं पैदावार के वर्कर और दूसरे होते हैं सेवाओं के वर्कर। पैदावार के वर्कर जो कुछ ना कुछ पैदावार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कुछ ना कुछ, जैसे किसान, इंजीनियर आदि। तो जो पैदावार होती है, जो नई पैदावार होती है, वो नई दौलत होती है। जैसे कोई किसान है, उसने गेहूं बीज रखा है, कोई उसके पास गाय भैंस है, वो दूध की प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ किसी ने कोई किताब बना दी है, मोटरसाइकिल बना दिया है, कूलर बनाया है, पेन बनाया है, पेंसिल बनाई है। तो जो भी नई प्रोडक्शन होती है, जो नई पैदावार होती है, वो नई दौलत होती है, नया पैसा होता है। तो और पैसा जहाँ दौलत कहीं से नहीं आती, तो नई प्रोडक्शन दौलत होती है। तो जितनी ज़्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन होगी, पैदावार होगी, तो उतनी ज़्यादा हमारे देश में दौलत पैदा होगी। तो अगर हमारे देश में 1 अरब 42 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोग काम करने वाले हैं, अगर सभी को रोजगार दिया जाए तो कितनी ज़्यादा दौलत पैदा हो सकती है, कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा दौलत पैदा होगी उस हिसाब से हम देखते हैं कि सेवाओं में कितने लोगों को रोजगार देना है, काम देना है। सेवाओं के वर्कर होते हैं जैसे पुलिस, टीचर, डॉक्टर, नर्स और एजुकेशन के अलग अलग खितों में काम करने वाले लोग, तो जो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इस तरह जितना ज़्यादा रोजगार होगा उतनी ज़्यादा दौलत पैदा की जा सकती है। दूसरी बात है कि जो श्रमिक है, उसकी जो लूट है उसको ख़त्म करके या उसको कम करके हम दूसरे लोगों को रोजगार दे सकते हैं और दौलत जो है हमारे लोगों के पास आएगी। अगर हम देखें आज के समय में तो भारत में दौलत की कमी नहीं है, जहां बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। हमारे देश में खेती में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, अनाज की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, कपड़े की कोई कमी नहीं है, और किसी भी चीज़ की जो हम यूज़ करते हैं, वरतों करते हैं, तो किसी चीज़ की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। तो बहुत सारी दौलत पैदा होती है। लेकिन क्या होता है कि जो दौलत है वो जो मुट्ठी भर लोग हैं, ऊपर वाले 1-10% लोग हैं, तो सारी की सारी दौलत उनके पास चली जाती है, उनके पास जा रही है। तो जो 90% आबादी है हमारे देश की, उसके पास बहुत कम दौलत है। अगर हम डाटा देखें, गूगल करें डाटा, तो हमारे देश के जो पहले 10% लोग हैं वो हमारे देश की तकरीबन 80% दौलत पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो जो हमारे देश की 90% आबादी है उसके पास सिर्फ 20% हमारे देश की दौलत है, जहाँ संपत्ति है। तो और ये जो इनके बीच खाई है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर जो है और अमीर होते जा रहे हैं। तो सारी दौलत हमारे देश में अरबपतियों के पास है। तो उनके पास दौलत कैसे जाती है? तो सिर्फ इसका सीधा सा ये जवाब है कि जो वो श्रमिक की लूट करते हैं, क्योंकि सारी की सारी दौलत जो है श्रमिक पैदा करता है, वर्कर पैदा करता है। प्रोडक्शन का जो वर्कर है वो सारी की सारी दौलत पैदा करता है, लेकिन सारी की सारी दौलत चली जाती है जो कॉरपोरेट्स होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, कंपनियों के मालिक होते हैं, सारी की सारी दौलत उनके पास चली जाती है। तो उनके पास दौलत कैसे जाती है? उनके पास दौलत जाती है, जैसे हम मान लीजिए आज 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे में से जो एक व्यक्ति को जितनी वो महीने की एक तनख्वाह देते हैं, 15,000 20,000 तनख्वाह देते हैं, उतना काम एक वर्कर पहले 1 घंटे में, 2 घंटे में, जहाँ पहले 4 घंटे में कर लेता है। तो बाद का जो समय होता है 4 घंटे जहाँ 5 घंटे, वो सिर्फ पूरा का पूरा मुनाफा जो है कंपनी के मालिक को जाता है। जैसे हम बात करें कि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, एडिडास में काम करता है, नेस्ले में काम करता है, तो उसको 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। तो लेकिन वो 1 महीने का जो है कंपनी को कई लाख रुपए का मुनाफा कमा के देता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए वो कंपनी को मुनाफा कमा के देता है। तो कंपनी उसे 15 से 20 हज़ार रुपये देती है। इसमें और एक बड़ी बात है जो समझने वाली है आज के समय में, हमें जिसे डिस्कस करना चाहिए, विचार चर्चा करनी चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, मशीनीकरण बढ़ता है, वैसे वैसे श्रमिक की लूट भी बढ़ती जाती है। मान लीजिए आप 10 साल किसी कंपनी में काम करते थे, 10 साल पहले उस कंपनी में आप जो कंपनी को मुनाफा कमा के देते थे, 1 लाख रुपए मुनाफा कमा के देते थे, तो कंपनी आपको 10 साल पहले 10,000 रुपये तनख्वाह देती थी। तो 10 साल के बाद क्या हुआ कि उस कंपनी ने नई मशीन लाई और रोबोट्स लाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लाया। तो उससे क्या हुआ कि जो काम था वो पहले के मुकाबले कम हो गया।
तो उन्होंने कुछ वर्कर को भी निकाल दिया। और क्या हुआ कि जहां आप 10 साल पहले उनको 1 लाख रुपए मुनाफा कमा के देते थे, अभी आप उसी टाइम में 8 घंटे में उनको 2 से 3 लाख रुपए मुनाफा कमा के दे रहे हैं। लेकिन आपकी तनख्वाह में जो इजाफा हुआ है वो 10,000 से सिर्फ 5,000 या 10,000 और हुआ है। आपको अभी 20,000 दे रहे हैं, लेकिन आप कंपनी को 2-3 लाख रुपए का मुनाफा कमा के दे रहे हैं। तो जितनी आपको तनख्वाह मिलती है उतना काम आप पहले 1-2 घंटे में कर लेते हैं, तो बाद का जो समय होता है वो सिर्फ आप कंपनी को मुनाफा कमा के दे रहे हैं। अगर काम का दिन 8 से 6 घंटे हो जाए तो इससे क्या होगा कि एक तो इससे 33% नया रोजगार बढ़ेगा, और दूसरा है कि जो आपकी इतनी ज़्यादा लूट हो रही है, इतना ज़्यादा आप मुनाफा कंपनी को कमा के दे रहे हैं, तो 2 घंटे जो है कंपनी का मुनाफा कम हो जाएगा। तो 6 घंटे होने पर उनका 2 घंटे का जो मुनाफा कम होगा तो उनको एक वर्कर और काम पर रखना पड़ेगा। तो इस तरह रोजगार भी बढ़ेगा और जो उनका मुनाफा कम होगा उससे क्या है, पैसा हमारे लोगों के पास आएगा, जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके पास पैसा आएगा। तो इस तरह 2 तरीके से जो है सबको रोजगार दिया जा सकता है और सबको अच्छी तनख्वाह दी जा सकती है। तो जितनी ज़्यादा हमारे देश में आबादी है, इसका हमें ये फ़ायदा है कि हमारे पास काम करने वाले हाथ बहुत ज़्यादा हैं। तो जो हमारे देश का 60 करोड़ से ज़्यादा यूथ बेरोजगार है, जब उसके पास काम होगा तो कितनी हमारे देश में दौलत पैदा हो सकती है, कितना हमारा देश अमीर हो सकता है। तो इस तरह से सब व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है, अच्छी तनख्वाह दी जा सकती है। बात सिर्फ ये है कि हमें इन मसलों को समझना होगा, इन पर चर्चा करनी होगी। तो आने वाली वीडियो में हम विस्तार पे इस चीज़ पे बात करेंगे कि काम दिहाड़ी का जो समय है, जहाँ कार्य दिवस जो है वो कम क्यों होना चाहिए और इसकी हिस्ट्री क्या है। पहले हम कितने घंटे, 100 साल पहले कितने घंटे हम काम करते थे, 50 साल पहले हम कितने घंटे काम करते थे, अब कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम करने की ज़रूरत है, और काम का जहाँ कार्य दिवस कम होने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, हमें कितना रोज़गार बढ़ेगा। आने वाली वीडियो में हम इस पर बातचीत करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारा यूथ है उसको एक अच्छा फ्यूचर मिल सके, हर व्यक्ति को रोज़गार मिल सके।